नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQS। ओके, तो जो इस बार मतलब कि 2021 में पूछे गए हैं, ओके, देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने ये लाइन क्यों डाली हुई है, बिकॉज ये जो है वो आपकी सेट की एग्जाम में भी बहुत ही यूजफुल होता है और साथ ही साथ PhD की एंट्रेंस एग्जाम में भी रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत ही यूजफुल रहते हैं। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है ईमानदारी से और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप UGC नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो और इंग्लिश हिंदी मीडियम में यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी हिंदी में रहती है। ओके, और GSET वाले बच्चे अगर GSET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कंटेंट गुजराती और इंग्लिश मीडियम में मिलेगा और एक्सप्लेनेशन जो है वो गुजराती मीडियम में रहेगी। ओके, PhD एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर PhD एडमिशन के रिलेटेड, जैसे कि आपकी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाई जाती है, रिसर्च के टॉपिक कहाँ से ढूंढने हैं, उन सारे वीडियो की यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाओगे तो। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर हाँ आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अलग से चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए दोस्तों, अब की बार नेट जा रहा है पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, JRF का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार JRF पार। ओके, और स्पेशली मेरी ओर से अलग से लाइन है दम लगा के ऐसा। ओके, चलिए सभी बच्चे रेडी हो। लाइव चैट में जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए ताकि आपके अंदर भी एनर्जी बनी रहे और आप भी मतलब क्वेश्चनों को लगाने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, चलिए रेडी हो सब लोग, बता दो एक बार, थम्स अप देकर बताओ कि आप सब रेडी हो। ओके, शुरू करें फिर क्लास को, शुरू करें क्वेश्चनों को शुरू करें, देखते हैं कौन बनते हैं आज का चैंपियन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टडी गो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो स्टेटमेंट दिए है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण मतलब के डाटा एनालिसिस की बात हो रही, एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डाटा एनालिसिस जो है ना वो टेक्निकल वर्क मतलब कि जॉब होने के कारण यहाँ पर जो रिसर्च इथिक्स है ना वो इतना मतलब कि क्या बोल रहे महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, चलिए बताइए। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च, मतलब कि ICT जो है वो रिसर्च के लगभग प्रत्येक चरण में सहायक होता है। बताइए इसका आंसर। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे और फटाफट से, लेकिन सही आंसर करना है सभी बच्चों को। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करना है और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग बोला भूल गई हूँ सभी को, तो कि सभी को गुड इवनिंग। और जो भी बच्चे पीछे से जुड़े हैं, अभी पहला ही क्वेश्चन है तो डोंट वरी, आराम से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए फटाफट से आंसर करो, आराम से, मतलब फटाफट भी मतलब करना है। ओके, एग्जाम में भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात हमने आपको मतलब कल ही एक डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं हर रोज आपको एक क्या है इमेज भेजती हूँ, है ना। तो कल ही मैंने एक इमेज भेजी थी, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ था कि जो रिसर्च इथिक्स होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रभावी कहाँ पर कौन से स्टेप में होता है रिसर्च के, तो वो भी आपके एग्जाम में 2020-19 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि डाटा का कलेक्शन जो होता है ना, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, है ना, तो डाटा का कलेक्शन करते हैं ना उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपका रिसर्च इथिक्स यहाँ पर प्रभावित होता है। ओके, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की चांसेस यहाँ पर ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि देखो रिसर्च इथिक्स का मतलब क्या होती है, नैतिकता, शोध नैतिकता, मतलब कि हम क्या करते हैं, जो डाटा हमें मिला ना उस डाटा के अंदर मतलब कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। जो डाटा हमें मिला है वैसा ही हम उसको नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है, रिजेक्ट हो जा रही है, या तो फिर मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं उसको डाटा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ये जो डाटा
को अब चेंज कर रहे हो या उसमें कुछ भी सुधार कर रहे हो अपने अपने तरीके से, तो वो क्या हो गया, आप शुद्ध नैतिकता का भंग कर रहे हैं। जो चीज जैसी है वैसी ही हमें उसको एक्सेप्ट करनी है, और जिससे भी आपने जो चीज ली है उसी के नाम से आपको उसके अंदर डाटा का मतलब कि यहाँ पर बताना होता है। कभी कभी क्या होता है पता है, और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोग मतलब कि मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं मतलब पिछली जो एग्जाम थी ना, उस टाइम पे मैंने बच्चों को बहुत इजी वे में समझ आए, इसलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट अपने अपने तरीके से उसमें लिखे हुए थे, ओके, मैसेज किए थे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो कुछ कुछ लोगों ने क्या किया पता है, उसको कॉपी करके नीचे मेरा नाम था ना उसको हटा दिया और खुद का नाम लिखकर उसको सभी जगह पर सेंड करने लगे। अब वो सेंड होते होते मेरे पास आया, तब मुझे लगा ये वर्ड तो मेरे हैं, ओके, अपने खुद के वर्ड हम खुद पहचान पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि हाँ ये वर्ड तो मेरे थे। फिर मैंने उसको ढूंढा अपने ग्रुप के अंदर, मैंने टेलीग्राम चैनल में या ग्रुप में डाला हुआ था, वहीं पर मैंने उसको ढूंढा, पिछली एग्जाम के टाइम का वक्त देखकर मैंने उसको ढूंढा। तब मुझे पता चला कि ये जो पर्सन ने अभी अभी कुछ 5-6 दिन पहले ही किसी ग्रुप के अंदर ये जो मैसेज डाले थे, ओके, वो मैंने मतलब कि बहुत पहले ही मतलब कि क्या है ग्रुप के अंदर डाला हुआ था, आई थिंक 26 नवंबर या उससे पहले डाला हुआ था, ओके। तो ऐसी कंडीशन होती है कि हमारी चीजों को कोई अपना नाम देकर अपने तरीके से उसको मतलब कि किसी और को दे देते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया, शोध नैतिक मतलब उन्होंने यहाँ पर नैतिकता का भंग किया कि हम क्या करें, ये चोरी हो रही है, ये क्या कहा जाता है, इसको चोरी कहा जाता है ना। अगर हाँ परमिशन लेके आप उसको शेयर करते हैं तो ठीक है, अगर बिना परमिशन के आप किसी की चीजों को लेकर आप अपना नाम देकर उसको मतलब दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर नैतिकता का भंग कर रहे हैं। इसी तरीके से रिसर्च के अंदर भी यही बात होती है कि हम जब भी किसी के मतलब किसी की रिसर्च में से कुछ भी डाटा को लेते हैं, कुछ भी चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि उनकी कुछ भी मतलब कि कोई परिभाषा उनके रिसर्च के अंदर से ले ली या फिर कुछ भी लिया है, ओके, तो फिर आपको वहाँ पर जो बिब्लियोग्राफी होती है, रेफरेंसिंग होती है, ओके, संदर्भ संदर्भ सूची होती है, उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ से चीज़ ली हुई है, ओके। तो वो आपने क्या किया, वहां पर आपने शुद्ध नैतिकता का भंग नहीं किया है, आपने उसको फॉलो किया है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने शुद्ध नैतिकता का भंग किया है, ओके। तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो रिसर्च के स्टेप में रिसर्च इथिक्स होता है वो सबसे ज्यादा डाटा कलेक्शन के टाइम पे होता है, ओके, क्योंकि डाटा कलेक्ट करते हैं वहां पर हम थोड़ा सा डाटा को चेंज कर देते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी होने की संभावना होती है। उसके बाद आता है आपका डाटा एनालिसिस, ओके, डाटा का एनालिसिस जब हम करते हैं तब, तो डाटा का एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण, पहले हमने डाटा को इकट्ठा किया, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डाटा आएंगे वो तो मतलब मिक्स होके आएंगे, तो फिर हमें उसको कैटेगराइज भी तो करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा अपने वेरिएबलों के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, फिर टेस्ट वगैरह लगाते हैं, ओके, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं, ओके, टैबुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं डाटा एनालिसिस के अंदर ये वर्क करते हैं, ओके। उस टाइम भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लो कि आपने हाइपोथेसिस टेस्ट वहां पर कर रहे हैं, ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो हम डाटा एनालिसिस के अंदर करते हैं। तो जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या हो जा रही है, एक्सेप्ट हो जा रही है, और मोस्टली रिसर्चर का मानना यही होता है कि हमारी हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो, क्यों, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, और नल हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है कि दो ग्रुपों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, ओके। तो मतलब कि कोई भी तफावत सार्थक अंतर नहीं है, ये हम मानते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकते, दो ट्विंस बच्चे भी होते ना तो भी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मतलब कि भिन्नता हमें देखने को मिलती है ना। तो फिर हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं कि दोनों ग्रुप है वो समान है, नहीं हो सकते, है ना। फिर भी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ दोनों ग्रुप समान होंगे, मतलब कि उनके बीच में कोई भी तफावत
सॉरी उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा, है ना, ये मान के हम चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, इसी वजह से हम यही ट्राई करते हैं कि भाई जो डाटा हमें मिलता है तो फिर उसके बेस पर हमारा डाटा ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी नल हाइपोथेसिस को क्या करे, रिजेक्ट कर दे। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है तो रिसर्चर क्या करता है, उसको डाटा को थोड़ा सा चेंज कर देता है और फिर जाके हाइपोथेसिस को अगेन टेस्ट करके बता देता है कि भाई हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिसर्च इथिक्स का भंग कर दिया, है ना। तो इसी वजह से ये डाटा एनालिसिस में भी सबसे ज़्यादा मतलब कि इफेक्टेड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। तो कंक्लूजन जब निकालते हैं उस टाइम पर भी हमें ये मतलब कि हमारा जो रिसर्च इथिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टेड होता है। उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, रिपोर्टिंग करते हैं मतलब कि थीसिस लिखते हैं, तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, रेफरेंस बताएंगे कि हमने सारी चीजें कहाँ कहाँ से ली हुई है। क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू जो हमने किया है वो हमने कहाँ कहाँ से लिटरेचर लिया था और उसका रिव्यू हमने यहाँ पर हमारे रिसर्च के अंदर किया हुआ है, तो वो हम सब रिपोर्टिंग में बताएंगे। तो वहां पर भी मतलब कि रिसर्च इथिक्स है उसको वो इफेक्टेड होने की मतलब संभावना ज्यादा रहती है। बाकी के जितने भी ऊपर वाले जितने भी हैं उसके अंदर बहुत कम मतलब कि संभावना रहती है कि वहां पर मतलब कि रिसर्च इथिक्स इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, मतलब कि इतना हम वहां पर कुछ चीजें लेते ही नहीं है ना। सबसे ज्यादा यहाँ पर ही इफेक्ट होता है, हमारा रिजल्ट जो है ना वो इन चीजों पर ही सबसे ज्यादा क्या करता है, इन सारी चीजों पर ही सबसे ज्यादा फोकस होता है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर रिसर्च इथिक्स जो है वो महत्वपूर्ण है डाटा एनालिसिस के अंदर। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज उन्होंने बताया कि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होती है। बिल्कुल सही सही बात है, आईसीटी का यूज हम करते हैं। आईसीटी मतलब हम कंप्यूटर बेस्ड कोई भी चीज है, ओके, तो कुछ भी लिखते करते हैं तो वो सारा आईसीटी के अंदर आता है। जैसे कि हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, ओके, तो मैंने आपको बताया कि हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि जाओ भाई शोध गंगा पे जाके उसको ढूंढो। तो शोध गंगा एक वेबसाइट है, वहां पर जाके आप ढूंढ रहे हैं, तो आईसीटी की हेल्प से आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं, है ना। फिर अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं या फिर हाइपोथेसिस बनानी है तो मतलब कि वेबसाइटों का उपयोग करके आप किसी के रिसर्च को देख के आप अपने मतलब कि रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो वहां पर सभी में मतलब कि आईसीटी का यूज होगा। अब आप बोलोगे कि मैम डाटा कलेक्शन में कैसा होगा, तो डाटा कलेक्शन के टाइम पे अगर आप गूगल फॉर्म बनाते हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल करते हो, तो ये क्या हो गया, आईसीटी का ही यूज किया। डाटा एनालिसिस के अंदर अगर आप मैं बोलूँ कि एसपीएसएस जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो डाटा को एनालिसिस करके देता है, ओके, तो या फिर एक्सेल है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इनकी मदद से हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो ये भी क्या है, आईसीटी का तो यूज है ना। कंक्लूजन निकालना है, ओके, तब भी हम मतलब कि थोड़ा सा तो आईसीटी का यूज करते, कंप्यूटर के अंदर रिपोर्टिंग तो करेंगे ना, लिखेंगे, तो फिर टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर आईसीटी आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। ओके, तो यहाँ पर लगभग सभी चरणों के अंदर सभी स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आईसीटी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला वाला है वो गलत है। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। देखो मैं डीपली इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए, ओके, अदरवाइज मैं डायरेक्टली मतलब कि सभी की तरह ऐसे ही क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर मतलब आगे आगे जाके आपको आंसर डायरेक्टली भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती। मैं ये करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आए और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए, ओके, और उसका आंसर किस तरीके से आए ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब हम थीसिस और रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं ना, तो उसके अंदर उसका जो फॉर्मेट होता है थीसिस का और रिसर्च आर्टिकल का, और उसकी जो स्टाइल होती है ना लिखने की, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है।
ये बताया जा रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। मतलब कि रिसर्च इथिक्स जो है ना वो ऑल रिसर्च के लिए क्या है, अनिवार्य है, मतलब कि मैंडेटरी है। ओके, चलिए आंसर करिए इसका। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ओके चलिए, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। पहला वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत हुआ कि भाई रिसर्च आर्टिकल जो होता है ना वो तो मतलब आप ऐसे ही जो एजे लिखते हो ना उस टाइप से भी लिख सकते हो रिसर्च आर्टिकल। ओके, तो उसका तो फॉर्मेट डिफरेंट होगा। थीसिस का तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। ओके, जो रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं ना उसको फॉलो करके आपको थीसिस को लिखना होता है। तो मतलब कि दोनों का फॉर्मेट भी अलग है, स्टाइल भी दोनों की अलग होंगी, है ना। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि भाई जो रिसर्च इथिक्स होता है ना वो ऑल रिसर्च के लिए बहुत ही अनिवार्य, बिल्कुल सही है। ओके, उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है सभी शोधों के लिए। तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। मतलब कि रिसर्च इथिक्स जो है ना वो जो भी हमारी निष्कर्ष कंक्लूजन हम निकालते हैं ना तो उन कंक्लूजन के अंदर विश्वसनीयता मतलब क्रेडिबिलिटी जो है उसको फाइंड करने के लिए ओके वो हेल्प करता है। ओके, सरोकार पैदा करता है। और यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि हम समय और संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला। ओके, बताइए आंसर। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ओके, अब देखो यहाँ पर पहला वाला तो हमारा मतलब रिसर्च इथिक्स जो है ना वो मतलब हम जितना मतलब उसको फॉलो करेंगे ना उतना ही हमारी कंक्लूजन के अंदर वो विश्वसनीयता होगी। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ही चीज को बार बार मतलब मेजर कर रहे हैं फिर भी हमें कंक्लूजन एक ही जैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। ओके, तो रिसर्च इथिक्स जो है ना वो आपकी कंक्लूजन के अंदर विश्वसनीयता लाने के लिए एक हमें हेल्प करता है। ओके, दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था कि शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है, मैंडेटरी है नहीं। मैंडेटरी नहीं, आप आईसीटी का यूज किए बिना भी रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईसीटी का यूज करना ही कंपलसरी है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अजर्सन रीजन है। ओके, अजर्सन कह रहा है कि शोध प्रबंध लेखन में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अभिकथन मतलब अजर्सन कह रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं रिसर्च थीसिस लिखते हैं ना तो थीसिस के लेखन के अंदर जो संदर्भन मतलब रेफरेंसिंग देते हैं उसका जो फॉर्मेट और उसका जो स्टाइल है उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो औपचारिक प्रोटोकॉल मतलब कि फॉर्मल प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के हेतु से करते हैं। ओके, और रीजन क्यों क्या कह रहा है, क्योंकि फॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, औपचारिक प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रतिवेदित शोध ओके मतलब कि रिपोर्टिंग करते हैं ना रिसर्च की उसके जो मानदंड होते हैं ओके मतलब कि उसके जो नॉर्म्स होते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है ओके उसमें विलगता को रोकना सुनिश्चित करता है। मतलब कि विलगता का मतलब क्या है, तो उसको उसके अंदर जो डेविएशन आता है ना उसको रोकने के लिए
ये क्या होता है, रोकना, उसको सुनिश्चित करना होता है। ओके, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो भी थीसिस लिखते हैं उस टाइम पे हम जो भी हमारा रेफरेंसिंग है उसका जो फॉर्मेट एंड स्टाइल है ना, उसके अंदर हम औपचारिक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ओके, वो हमें हेल्प करता है। चलिए, रेफरेंसिंग का पता चल रहा है ना, रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है। स्टाइल की बात आई तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एपीए स्टाइल में अभी हम लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं ना, तो एपीए स्टाइल में, एपीए का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा गया है। एपीए का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये उसका क्या है? फुल फॉर्म है। और एपीए स्टाइल में मोस्टली हम रेफरेंस लिखते हैं। ओके, और उसका भी फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट से हमें लिखना होता है। ओके, क्योंकि वहीं से मतलब कि हमें पता चलता है जो भी नॉर्म्स है। ओके, उसका जो स्टैंडर्ड, मतलब नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि हम उन चीज़ों को बताते हैं कि भाई हाँ, जो भी हमने लिखा है ओके, उसके अंदर जो नॉर्म्स दिए गए हैं ओके, तो मानदंड जिसको बोलते हैं। ओके, और जो भी प्रोसेस है ओके, उसके अंदर जो डेविएशन आ रहा है ना, उसको हम रोक सकें। ओके, यस। चलिए, तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन के एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ओके, क्योंकि हम इसी वजह से हमारी जो रिसर्च है ना, उसके अंदर फॉर्मल प्रोटोकॉल की वजह से ही हम क्या करते हैं कि उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं, प्रोसीजर होती है ओके, उसका जो डेविएशन आता है ना, उस डेविएशन को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, रिसर्च के अंदर जो थीसिस लिखते हैं उसके अंदर हम रेफरेंसिंग का जो फॉर्मेट एंड स्टाइल होता है उसका यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, स्टेटमेंट दिए दो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है। ओके, मतलब कि वहां पर हम निष्ठावान रहते हैं। ओके, फिर अतएव अनुसंधानों में शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी हो जाता है। मतलब कि रिसर्च इथिक्स जो है ना, वो मतलब कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्यकारी है। मतलब हमें सपोर्ट करता है, हमें फैसिलिटी देता है। ओके, न कि अनिवार्य और निरपेक्ष। ओके, ना कि वो मैंडेटरी है और ना एब्सोल्यूट है। ओके, आंसर करिए सभी बच्चे इसका। चलिए, ओके, तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, वैसे मैंने आपको रिसर्च इथिक्स के बारे में बहुत बड़ी कहानी भी सुना दी है। ओके, तो अब आगे उसके बारे में कुछ बताना जरूरी ही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हर एक चरण के अंदर, हर एक स्टेप के अंदर हम वास्तविकता के प्रति हमें निष्ठा बनाए रखनी। ओके, जहाँ से जो भी चीज ले रहे हैं वहां पर हमें उस चीज को बताना है। ओके, उसी को हम रिसर्च इथिक्स बोलते हैं। ओके, हम वहां पर बेईमानी नहीं कर रहे हैं। ओके, और अनुसंधान में जो आईसीटी है वो मतलब हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करता है, हमें हेल्प करता है, फैसिलिटी देता है। ओके, मैंडेटरी नहीं। आगे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ना कि अनिवार्य है। देखो, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो आगे वाले में पूछा, आगे वाले में बोल दिया कि अनिवार्य है तो उसको गलत कर दिया, यहाँ पर बोला कि अनिवार्य नहीं है तो बिल्कुल सही बात हो गई। ओके, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, उसको क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। ओके, बताओ ऐसा कौन सी मेथड है रिसर्च की जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके देखते हैं। ओके, मैनिपुलेट का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें हेर फेर करते हैं। या तो जैसे कि मैंने ले ली लाइट। ओके, मुझे लाइट की चेक करना है कि लाइट की इफेक्ट टीचिंग पर क्या हो रही है। ओके, बच्चों के मतलब चलो बच्चों के लर्निंग पर क्या हो रही है। ओके, मुझे ये देखना है कि लाइट की इफेक्ट बच्चों के लर्निंग पर क्या हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कभी लाइट को ज्यादा कर देती हूँ, कभी लाइट को कम कर देती हूँ, कभी लाइट को मध्यम कक्षा में रख देती हूँ। ओके,
तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैनिपुलेट कर रही हूँ, मतलब कि इसको चेंज कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, इसको चेंज कर रही हूँ। क्लियर। तो बढ़ा के कम करके, बढ़ा के कम करके इसको देख रही हूँ, तो वो क्या हो रहा है, वो सारा आपका मैनिपुलेट हो गया। क्लियर। चलिए यस, तो ऐसा कौन सी मेथड है, तो देखो सबसे पहले एक्सपोज्ड फैक्टो है ना, वहां पर तो हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज वो तो घटना घटित हो चुकी होती है, इसीलिए यहाँ पर हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। केस स्टडी के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ओके, मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसी वजह से यहाँ पर मतलब कि वेरिएबलों को मैनिपुलेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ओके। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जो है उसके अंदर सर्वे कर रहे हैं, ओके, तो उसको भी मतलब आप मैनिपुलेट करने की वहां पर जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना, वहां पर आप क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबलों को हेरफेर करके ही चेक करते हो कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर मान लो कि स्किनर का प्रयोग मान लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, वो भी एक्सपेरिमेंट ही था। स्किनर ने चूहों पर क्या किया, स्किनर जी है ना, तो स्किनर ने क्या किया भाई, चूहे पर प्रयोग किया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहे को एक पिंजरे के अंदर, स्किनर पेटी के अंदर क्या कर दिया, उनको स्किनर बॉक्स के अंदर डाल दिया। चूहे को क्या करना था, जो लीवर था वो लीवर दबाना था, और जैसे ही लीवर दबाते थे तो उसको खाना मिल जाता था। ओके, तो कभी कभी उन्होंने क्या किया, खाना खाना जैसे वो चूहा है ना, मतलब खाना ढूंढने नहीं जाता था, तो उसको करंट भी दिया जाता था कभी कभी। तो वो क्या करता था, वो करंट क्या था, दंड था, तो दंड से बचने के लिए चूहा भागता था और लीवर दबाता था और उसको खाना मिल जाता था। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबलों के अंदर हेर फेर कर रहे हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लियर। तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद लगाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अजर्सन इस बने, अजर्सन कह रहा है शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। ओके, जब भी हम थीसिस लिखते हैं ना रिसर्च की, तो उसके अंदर हमें रेफरेंसिंग की फॉर्मेट और स्टाइल का यूज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद है रीजन, क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया से अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। मतलब कि इस प्रोसेस को अगर आप रेफरेंसिंग करते हो, उसके फॉर्मेट और स्टाइल को यूज करते हो, तो इससे ये मतलब निकल जाता है कि हाँ आपने रिसर्च एथिक्स है उसका मतलब कि अनुपालन किया है कि नहीं किया, ये हमें उससे पता चलता है। किससे, रेफरेंसिंग की फॉर्मेट और स्टाइल से। बताओ। चलिए इसका आंसर करिए सभी बच्चे। थोड़ा सा ना अपने दिमाग को यहाँ पर मतलब कि लगाना सीख जाओ कि क्या कहना चाहते हैं, है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या आया भाई, पहला वाला तो करेक्ट था, है ना, क्योंकि मतलब कि क्या है, रेफरेंसिंग जो है ना उसका फॉर्मेट एंड स्टाइल जरूरी होता है थीसिस के अंदर। बिल्कुल सही है, वो तो कथा हमने आगे भी कर दी, है ना। लेकिन यहाँ पर रीजन जो दिया है ना वो गलत दिया है। मतलब ये रीजन नहीं हो सकता है कि इससे हमें क्या पता चलेगा, हमने रेफरेंसिंग दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने रिसर्च एथिक्स का पालन किया ही है। हम मान लो कि हमने यहाँ पर रेफरेंसिंग दे दिया कि हमने ये डाटा यहाँ से लिया था, मतलब कि ये रिसर्च के अंदर हमने जो लिटरेचर रिव्यू किया था यहाँ से लिया वहां से लिया, ये तो हमने यहाँ पर रेफरेंसिंग से हमें पता चल रहा है। लेकिन क्या आप डाटा का कलेक्शन करते हो, तो वो तो रेफरेंसिंग के अंदर नहीं आएगा ना। डाटा का कलेक्शन किया और कलेक्शन के टाइम पे इधर उधर गड़बड़ी कर दी, तो हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा भाई, है ना। या फिर मान लो कि डाटा का एनालिसिस कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आपकी हाइपोथेसिस है वो मतलब कि क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, आपको रिजेक्ट करनी है, और आपकी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है, तो आप दोबारा से डाटा के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दोगे, है ना। किसी के स्कोर बढ़ा दोगे या फिर किसी के स्कोर कम कर दोगे या फिर किसी को हटा दोगे, ओके, या किसी को ऐड कर दोगे, है ना। ये सारी प्रोसेस आपने गड़बड़ी की, वो गड़बड़ी आपको रेफरेंस के अंदर नहीं पता चलेगी,
है ना। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उन्होंने रिसर्च इथिक्स का अनुपालन किया ही किया है ना। तो इसी वजह से दूसरा वाला जो है ना रीजन जो है ना वो गलत है और असर्शन जो है ना वो सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मतलब यहाँ पर मैच कॉलम है। ओके, तो चलिए मैच कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सैम्पलिंग के टाइप्स दिए हुए। ओके, अगर हाँ देखो न्यू क्लास के अंदर मैंने ना सैम्पलिंग के टाइप्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मैं मतलब कि शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में आपको सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ा दूंगी। वैसे मैंने पुराने वीडियो के अंदर तो सारे के सारे पढ़ाए हुए, डिटेल्स में पढ़ाए हुए। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं दोबारा से आपको ये फटाफट से मतलब कि शॉर्ट में आपको समझा दूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम का यूज यहाँ पर होता है, मतलब कि रैंडम का मतलब क्या होता है कि अगर एक बॉक्स के अंदर मान लो कि 100 बॉल है, कितने 100 बॉल है। अब ये 100 बॉल में से 100 बॉल में से अगर मुझे 10 को चूज करना है, ओके 10 को ही लेना है, 10 बॉलों को लेना है, तो यहाँ पर मैं ना कोई भी मेरे मतलब कि बॉक्स के अंदर मैं हाथ डालूंगी, जो भी बॉल आएगा उसको मैं उठा लूंगी। बॉक्स के अंदर हाथ डालूंगी, जो भी बॉल आएगा उसको उठा लूंगी। यहाँ पर मैं ये नहीं करती कि बॉक्स के अंदर मैं देखती हूँ, झांक के देखती हूँ मुझे कौन सा बॉल चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। ओके, ये सब कुछ नहीं, जैसे मैंने हाथ डाला हाथ में जो भी आया उसको ले लिया। तो ये क्या हुआ, रैंडमली सिलेक्शन किया। यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से मतलब कि अपने हिसाब से चुन चुन कर उसको नहीं लिया। ओके, अपनी पसंदगी से चुन कर नहीं लिया कि हाँ मुझे तो ये हरा वाला ही चाहिए, मैं तो हरा वाला ही लूंगी, मुझे तो ये क्या है लाल रंग का ही चाहिए तो मैं लाल रंग का ही लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, जो भी हाथ में आया उसको ले लिया। तो मतलब कि मान लो कि मैंने बॉक्स के अंदर हाथ डाला और मेरे हाथ के अंदर रेड कलर का बॉल आया, तो ये रेड कलर के बॉल की संभावना कितनी थी मेरे पास आने की, 100% थी। ओके, और इसकी सिलेक्ट होने की चांसेस जो थे वो 100% थे। ओके, और उनमें से वो मतलब कि हमारे पास आया, है ना। उसके बाद अगर मान लो येलो कलर का बॉल भी उसके अंदर है, तो येलो कलर के बॉल भी मेरे हाथ में आने के चांसेस 100% है। अब कौन सा वाला बॉल मेरे हाथ में आता है वो मुझे नहीं पता है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मन मर्जी से सिलेक्ट कुछ भी नहीं कर रही। ओके, जो आया उसको ले लिया। जैसे कि लॉटरी लगती है ना, लॉटरी में क्या होता है पता है ना, आप लोगों को एक मतलब कूपन दे दी जाती है। अब ये कूपन के सारे नंबर जो होते हैं ना वो लिखे हुए होते हैं, पर्चियां बनाई जाती है और फिर सारी पर्चियों को मिक्स किया जाता है। फिर बोलते हैं कि भाई इसमें से कोई एक पर्ची उठा लो। कोई एक पर्ची उठा ली, मान लो आपके दोस्त का ही नंबर निकल गया। अब आपको क्या पता था कि किसका नंबर आने वाला है, नहीं पता था ना। आपके दोस्त को खुद को भी नहीं पता था कि उसका नंबर आने वाला है ना। लेकिन उस बॉक्स के अंदर जितनी भी पर्चियां रखी होंगी उन सभी पर्चियों की चूज होने की मतलब सिलेक्ट होने की संभावना 100% थी। मतलब कि यहाँ पर समान समान पसंदगी जो होती है ना वो समान होती है, सबके चुने जाने की संभावना जो है ना वो समान होती है। फिर सभी स्वतंत्र होते हैं यहाँ पर। ओके, ये वर्ड जो है ना वो आपको याद रखने। ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग स्तरों में बांट लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि मैंने ले लिए 100 लोग, तो उसको मैंने ना 3 भागों में बांट लिए। अब इन 3 भागों में मान लो कि मैंने सपोजली मान लो मैंने 300 लोग लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर 100 लोगों को लिया, यहाँ पर 100 लोगों को लिया, यहाँ पर 100 लोगों को लिया। ओके, अब यहाँ पर मैं इनको क्या कर रही हूँ, इनको अलग अलग डिवाइड कर, अब इनमें से भी मैं 2-2 ग्रुप बना रही, एक फीमेल का एक मेल का। ओके, यहाँ पर भी फीमेल का और मेल का, यहाँ पर भी फीमेल का और मेल का। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्तरों में बांट रही हूँ। ओके, क्लस्टर में क्या कर रही हूँ, क्लस्टर में याद रखना है गुच्छा आपका क्या है किसका गुच्छा होता है, वो ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, अंगूर। अच्छा, अंगूर का गुच्छा। ओके, अंगूर, अंगूर की जो लताएं होती है। ओके, तो उसका पेट नहीं होता है, पता है ना। तो यहाँ पर अंगूर, बहुत सारे अंगूर मतलब कि लटके हुए हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सारे मतलब कि अंगूर यहाँ पर क्या है, ओके ऐसे लटके हुए हैं। ओके, अब देखो ये सारे अंगूर है ना,
अब इनमें से मैं मान लो कि मैंने ले लिया ये वाला गुच्छा, ये वाला गुच्छा मैंने ले लिया, तो इसमें मतलब जितने भी होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, ओके। तो यहाँ पर से मैं गुच्छे को लेती हूँ और फिर उनमें से भी मुझे अगर किसी को चूज करना है, मान लो कि ये गुच्छे के अंदर 15 अंगूर है, मुझे चाहिए 3 अंगूर, तो मैं यहाँ से 3 अंगूर लूंगी, या फिर दूसरा गुच्छा ले लूंगी, फिर एक और गुच्छा ले लूंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुच्छे में लेते हैं, समूह में लेते हैं। गुच्छा का मतलब है समूह में लेना, ओके। जैसे कि पहाड़ियों पर क्या होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर, है ना, जो मतलब कि ऐसे पहाड़ी पर रहने वाले होते हैं ना, वो अपने अपने समुदाय में इस तरीके से अलग अलग ग्रुपों में रहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप ही ले लूंगी, ओके, समझ आया ना। फिर अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ तो यहाँ से कोई ग्रुप ले लूंगी। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं ग्रुप को ले रही हूँ, मतलब कि पूरे के पूरे गुच्छे को ले रही हूँ, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, ओके। स्नोबॉल के अंदर क्या होगा, स्नोबॉल के अंदर अगर आपने कभी देखा होगा ना कि बहुत सारे LIC एजेंट है, मान लो, ओके। चलो ना LIC एजेंट को ही छोड़ दो, अगर मैंने एक मैसेज आपको दे दिया, मैंने बोला कि आप लोग मेरे वीडियो की लिंक ना अपने दोस्तों को भेजना, ओके। अब आपने अपने दोस्त को भेजा या फिर किसी ग्रुप में डाला, फिर किसी ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में गई वो लिंक, या फिर बहुत सारे लोगों तक गई। अब मुझे क्या पता कि मेरे वीडियो की लिंक कितने लोगों तक पहुंच रही है, मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। तो यहाँ पर जो भी रिसर्चर होता है ना, डाटा कलेक्ट करने वाला, वो क्या करता है, यहाँ पर मान लो कि उसने 2 लोगों से डाटा को कलेक्ट किया और उसको बोला, जैसे कि मान लो ना कि तलाक हो गए इनका, ओके, डिवोर्स हो गए। अब उसको डिवोर्स वाले लोगों पर उसको क्या करना है, रिसर्च करना है। तो वो क्या करेगा, जिनके जिनके डिवोर्स हुए होंगे ना उनको मिलेगा। अब मान लो कि वो ये दोनों को मिला और उसे बोला कि भाई आपके जैसे और भी कोई डिवोर्स लिए हो, आपके ध्यान में हो, तो उनसे भी आप ये डाटा कलेक्ट करके मुझे देना। तो ये क्या करेगा, ये वाले है ना, ये अपने मतलब डिवोर्स वाले जो लोग होंगे उनसे मिलेगा और उनसे डाटा कलेक्ट करेगा। फिर आगे जाके ये भी उन लोगों को बोलेगा, ये भी आगे जाके ये से बोलेगा, ओके। तो इस तरीके से ये स्नोबॉल जो होता है ना, वो इस तरीके से आगे बढ़ता ही जाता है, ओके। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, क्लियर, ये वाली बात है। जैसे कि हिम गेंद, इसको हिम गेंद भी बोलते हैं, ओके। हिम गेंद क्या होती है कि ऊपर से पहाड़ी पर से जो हिम मतलब बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वो नीचे गिरता है ना, तो गिरता गिरता वो क्या होता है, नीचे वाली जो बर्फ होती है ना उसके ऊपर मतलब चिपक जाती है। और जैसे जैसे चिपकती जाती है, ये जो मतलब कि जो बॉल थी ना मतलब बर्फ की, वो क्या हो जाती है, बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, क्लियर, ओके। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो लिस्ट 2 में प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। अब ये किसकी विशेषता है, ये आपको ढूंढना है। फिर इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है, ओके। फिर देखो इकाइयों का चयन परिभाषित समूह स्तरों से यादृच्छिक रूप से किया जाता है। अरे कुछ भी नहीं करना था मेरे दोस्तों, यहाँ से ही पकड़ लेना था ना इसको। तो 2 में चला गया आपका 3, अब देखो 2 में 3 वाला ये एक ही है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। यही वाली बात थी, कुछ भी नहीं था, स्तरीकृत की बात है, स्तरों में बांट दिया भाई, कुछ नहीं काम करना था, है ना। इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देता है, यहाँ से भी पकड़ पाते थे। स्वतंत्र समानता सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर आ जाती है, ओके। तो यहाँ पर भी आपका मतलब कि ए में फॉर चला गया, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, ओके। बाकी में कहीं पर भी फॉर नहीं है, ओके। और सी में जाएगा आपका क्या, 2 नंबर का क्लस्टर, ओके। मतलब कि इकाइयों का जो चयन होता है उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत होता है। यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से ग्रुप को लेना है, यहाँ से ग्रुप को लेना है, ओके। अपनी मतलब कि इकाई को जो अपनी व्यवस्था के अनुसार हम उसको यथावत करते, ओके। फिर स्नोबॉल, ओके। तो यहाँ पर ये क्रम में चलती रहती, मैंने बताया आपको ऐसे चलती ही रहती है। मेरी लिंक मतलब कि वीडियो की जो लिंक है वो सब लोग एक दूसरे को मतलब बांटते रहते आगे जाती रहती, मुझे तो पता ही नहीं कितने लोगों तक जाती है ना, ये वाली बात है, क्लियर। तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है शोध में ICT का प्रायोगिक अध्यारोपण है जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
मतलब कि उसको क्या करना चाहिए, डिस्करेज कर देना चाहिए। ओके, मतलब कि अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट। ओके, इम्पोजिशन है। ओके, और स्टेटमेंट 2 आप पहले आंसर करो तब तक। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि शोधाचार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है। ओके, मतलब रिसर्च इथिक्स जो है ना वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कंपलसरी है। ओके, आंसर करो सभी बच्चे। ओके, चले। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है, अध्यारोपण का मतलब ये भी हो सकता है कि हम उसको ये भी बोल सकते हैं छल। ओके, मतलब कि एक प्रकार का छल है जिसको हमें हतोत्साहित करना चाहिए। ओके, चलिए बताइए। यस, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट है और आपका स्टेटमेंट 2 है वो सही है, क्योंकि जो रिसर्च इथिक्स है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। ओके, और आईसीटी है वो मतलब कि इम्पोजिशन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम उसका यूज कर सकते हैं, उसको हतोत्साही डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये वाला आपका गलत है, पहला वाला। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। अजर्सन रीजन दे रहा है, अजर्सन कह रहा है कि अनुसंधान शोध प्रबंध में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकता है। ओके, मतलब रेफरेंसिंग जो है वो क्या है, फॉर्मेट एंड स्टाइल। रेफरेंसिंग की जो फॉर्मेट एंड स्टाइल है ना वो एक फॉर्मल रिक्रूटमेंट से, देखो क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर ही रखा हुआ है ना, और कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ घुमा फिरा कर आपको दे दिया है। ओके, यहाँ पर देखो रीजन कह रहा है कि औपचारिक आवश्यकताओं और उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है, मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का हम वहां पर पक्षपात नहीं करते, पूर्वाग्रह नहीं रखते, जो चीज जैसी है वैसी ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ओके, और स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज करना। ओके, ये सारा कुछ मैंने साइकोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फॉर्मल रिक्रूटमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन हमें क्या करता है, मानकीकृत एंड वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है। ओके, ये उसका क्या है, रीजन है। चलिए बताइए, आंसर करें सभी बच्चे यहाँ पर। ओके, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों सही है। और आर जो है मतलब रीजन है वो असर्शन का मतलब क्या करे, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ओके, बिल्कुल सही है, ये बातें आगे भी हमने चर्चा कर ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वेरिएबल में पढ़ाया हुआ है, आर्टिफैक्ट माना जाता है। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है, इंटरवेनर माना जाता है, या फिर कंटीजियस फैक्टर माना जाता है, बताओ। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, जिन बच्चों को ये भ्रम था ना कि मैम इतना डीपली क्यों पढ़ा रही है, वो अब लोगों को पता चलेगा कि कितना डीपली मैम ने रिसर्च क्यों पढ़ाया हुआ था। ओके, सारे जब मैं ये सारे पढ़ा रही थी ना तब कुछ बच्चों को तो मतलब बोरिंग सा लग रहा था, वो तो बोल रहे थे इतना सारा कुछ डिटेल में क्यों मतलब पढ़ा रहे हैं। ओके, तब पता चला ना। चलिए,
ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आर्टिफैक्ट आएगा। ओके, आर्टिफैक्ट मानव कृति क्या होता है, उसको बोला जाता है, वेरिएबल भी बोला जाता है। एक्सट्रानस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जो मतलब जिसका हमें अपने रिसर्च के अंदर इफेक्ट चेक नहीं करना है, फिर भी वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रानस वेरिएबल। ओके, चलिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाई जो दत्त संग्रह मतलब कि डाटा को कलेक्ट करते, डाटा कलेक्शन के उपकरण के रूप में प्रेक्षण के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। अब ऑब्जर्वेशन के कौन से लाभ है ये आपको बताना है। ओके, जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का टूल है। ओके, ये सारे टूल जो है ना, ऑब्जर्वेशन, फिर रेटिंग स्केल, ओके, रेटिंग मापनी, ये सारे मैंने पुराने क्लास के अंदर पढ़ाए हुए हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन जो है ना, उनके क्या लाभ है ये बताना है। यहाँ पर पहला वाला कह रहा है कि प्रेक्षण केवल प्राकृतिक परिवेश में ही होता है, मतलब नेचुरल सेटिंग में ही ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, दूसरा कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, उसके लिए कार्यक्रम में कर्ता की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो भी सैंपल लेते हैं हम, जिनसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है, ओके, उन लोगों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ओके, वो एक्टिव होने चाहिए, तभी जाके हम उसको मतलब कि डाटा को कलेक्ट कर पाते, ये कहना चाह रहे हैं। और सी कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन आर नोन फॉर डायरेक्टनेस, मतलब कि प्रेक्षण प्रत्यक्षता के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है वो हम डायरेक्टली वहां पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, फिर आर्टिफिशियलिटी कैन बी मिनिमाइज इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, मतलब कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ओके, उसके स्टडी के अंदर कृत्रिमता को न्यूनतम किया जाता है। मतलब कि जो हम आर्टिफिशियलिटी जो होती है, कृत्रिमता होती है, उसको कम किया जाता है। ओके, ऑब्जर्वेशन से। और फिर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो होती है, उसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, चलिए बताइए। देखो, पहले मैं ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। पता है, दो तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। एक तो होता है नेचुरली, और दूसरा ऐसा होता है कि जो प्रायोगिक परिस्थिति में करते हैं। नेचुरली अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। ओके, तो जैसे कि मान लो कि बच्चे, हमें देखना है कि बच्चे जब खेलते हैं तो उस टाइम पे उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो हम क्या करेंगे कि एक साइड पे बैठे बैठे बच्चों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि हम उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, अगर बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो मतलब कि उनकी जो नेचुरली जो बिहेवियर है ना, वो नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है। तो ऑब्जर्वेशन दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा प्रायोगिक स्थिति में, जैसे कि पावलोव ने किया था कुत्ते पर। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, एक कमरे के अंदर कुत्ते को क्या था, बांध के रखा हुआ था, और फिर उसकी जो सलाइवा आती थी उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। ओके, तो जो मतलब कि लाइब्रेरी के अंदर, सॉरी, लेबोरेटरी के अंदर जो हम क्या करते हैं, प्रयोग करके हम जिसको मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, कृत्रिम होता है। ओके, तो वहां पर हम दो तरह से ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। क्लियर, चलिए। और कभी कभी यहाँ पर क्या बात होती है कि यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन जो करते हैं ना, तो वहां पर हम जैसे कि नेचुरली कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी कृत्रिमता कम आती है। मतलब कि जो जैसा है वैसा हमें देखने को मिलता है। ओके, वहां पर जैसे कि मान लो ना कि क्लास के अंदर आप लोग, टीचर नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्लास के अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, टीचर नहीं है तो आप मस्ती करोगे, है ना, या फिर तोड़ फोड़ करोगे, कुछ भी कर, हल्ला हल्ला मचा दोगे, है ना। लेकिन आपको नहीं पता है कि कैमरे के अंदर आप कैद है और आपके टीचर आपको देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कृत्रिमता आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वो नेचुरली तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, देख पाते हो, है ना। यही बात है यहाँ पर। फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मान लो कि आपको किसी के बारे में जानना है, जैसे कि केस स्टडी कर रहे हो, ओके, तो वो पर्सन आपसे किस तरीके से बात करता है, अब उनकी बातों, आपने पहले उसको ट्रस्ट में ले लिया, फिर वो अपनी बातें आपसे शेयर भी करने लगा, तो उसकी बातों को आपको रिकॉर्ड करनी है। ओके, तो उसके सामने तो वो बोलेगा, वो आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो उसको बिना बताए, मतलब कि उसको पता ना चले, उस तरीके से उसकी मतलब कि जो कुछ भी बोलता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके,
तो इस तरीके से भी हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि ऑब्जर्वेशन से किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल की बात है ना, तो केवल नहीं, ओनली हम नेचुरल सेटिंग के अंदर ही ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, कभी कभी हम लेबोरेटरी में भी ऑब्जर्वेशन करके क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो पहला वाला आपका गलत हो गया है, तो जहां पर भी ए है उसको पहले हटा लो। ओके, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। देखो, पार्टिसिपेशन होना जरूरी नहीं, बच्चे दूर से खेल रहे हैं, हम दूर से उसको देख रहे हैं, तो वहां पर बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है। ओके, आपकी एक्सपेरिमेंटल का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप उनको बिना बताए उनका ऑब्जर्वेशन नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती उसकी, कंपलसरी ये नहीं होता है। ओके, तो ये वाला भी गया, तो बी जहां पर भी उसको निकाल दो। अब आपके पास आंसर बन गया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसको भी, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अगर हम लेबोरेटरी में भी करेंगे तो अभी प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, है ना, या फिर हम दूर से भी बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वहां पर भी हम प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके, फिर आर्टिफिशियली मतलब कि क्या यहाँ पर कृत्रिमता कम होती है, ये भी सही बात है। ओके, और रिकॉर्ड भी करते हैं हम। ओके, तो ये भी सही है। क्लियर? तो सी डी इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जब मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक पढ़ाया था, मैंने 7 घंटे की क्लास ली थी। कितनी? 7 घंटे की। मेरे बेटे के बर्थडे पर, उसका बर्थडे था उसी दिन, मैं सुबह 9 बजे की क्लास लेने बैठी थी। कंटिन्यू मैं 7 घंटे, ये पूरा टॉपिक रिसर्च के अंदर आता है आपका, वो पूरा का पूरा 7 घंटे की क्लास मैंने ली थी। जहाँ पर कुछ लोगों को तो ये लगा होगा कि ये तो बहुत ही मतलब कि कोई काम की चीज नहीं। ओके, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए डीपली पूछे गए, इसी वजह से मैंने 7 घंटे की क्लास मेरे बेटे के बर्थडे पर ली थी। ओके, खुद ही सोच लो कि कितना टाइम मैंने आपको दिया है। ओके, मुझे और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम एनपीसी भी बोलते हैं। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। चलिए, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर बेल शेप का होता है, और फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन पता नहीं होता है। ओके, दिखता नहीं है स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, ये सारा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, वो आप इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक की क्लास को देख लेना, 7 घंटे की क्लास है। ओके, फिर यहाँ पर मीन मीडियन मोड जो है ना, वो मतलब कि सेंटर पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। ओके, फिर वक्र असंख्य प्रेक्षणों पर आधारित होता है, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके, जो भी कर्व बनता है ना, वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, मतलब अनंत तक चलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत तक। ओके, अनंतिम मतलब इसका अंत नहीं होता है। ओके, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए, आंसर करिए सभी बच्चे इसका। ओके, चले पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये स्लाइड मैंने वहां पर समझाई हुई थी। ओके, देखो सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल कर्व जो होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है पता है, कि दोनों छोर जो है ना वो समान होते हैं, दोनों हिस्से जो है ना वो समान होते हैं। मतलब ये हिस्सा 50% है, तो ये हिस्सा भी क्या है, 50% है, दोनों साइड पे समान है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ओके, तो यहाँ पर समझ आया। फिर यहाँ पर यूनि मॉडल होता है, मतलब कि एक ही मोड होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक ही मोड बनता है, मतलब मोड का मतलब बहुलक होता है। ओके, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि एक ही बार मतलब कि 7 7 7 इस तरीके से अगर आते हैं, तो यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर फिर 5 5 आया, फिर 3 3 आया, तो बोर्ड में क्या होता है कि एक से ज्यादा बार नंबर, एक ही नंबर एक से ज्यादा बार आते हैं। अगर देखो यहाँ पर एक बार 7 है, वो 3 बार आए हैं, फिर 5 भी दो बार आए, 3 2 बार आए, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मोड में आ जाएगा, ये भी मोड में आ जाएगा, ये भी मोड में आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों के तीनों मोड में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक ही मोड होता है। क्या होता है, एक ही मोड होता है, बहुत सारे मोड नहीं होते हैं, यूनिमोडल होता है। ओके, फिर और वो भी क्या होता है कि बीच में होता है मीन मीडियन मोड, ये भी मैंने बताया था आपको, मीन मीडियन ओके मोड, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पर आते हैं, बीचों बीच आते हैं। ओके, तो ये वाली बात है।
फिर ये जो होता है वो असिम्प्टोटिक होता है। असिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, मतलब कि ये जो ये एक्स एक्सिस है ना, उसको ये वाली जो लाइन होती है ना वो टच नहीं करती है, टच नहीं करती है, उसको बोलते हैं नेवर टच ओपन एंडेड। ओके, मतलब कि खुला हुआ है यहाँ पर से यहाँ से। ओके, वो टच नहीं करती, इस लाइन को टच नहीं करती। ओके, फिर उसके बाद बेल शेप का होता है, ये देखो बेल के आकार का आपको दिख रहा है ना, घंटी की तरह, सुनो घंटी बजी स्कूल की। ओके, तो घंटी की तरह है। ओके, फिर नॉर्मल कर्व्स कंटिन्यूस होते हैं। ओके, सतत होता है। ओके, अनंत है तो फिर सतत भी होता है, कंटिन्यूस उसके डाटा होते हैं। ओके, फिर उसका अंडर का एरिया अंडर कर्व होता है ना, वो क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना है। ओके, उसका एरिया अंडर का होता है ना, ये पूरा का जो उसका एरिया है ना वो कितना बनता है, 1 बनता है, 0.50। ओके, ये वाला पार्ट है 0.50, ये वाला पार्ट है 0.50। ओके, दोनों को मिला लो तो 1 आएगा। ओके, आंसर इस तरीके से। क्लियर। उसके बाद मीन मीडियन मोड क्या होता है, बीचों बीच होता है। और स्कीवनेस की बात करें तो जीरो स्कीवनेस बनाता है, जीरो स्कीवनेस बनाता है। ओके, अब स्कीवनेस क्या है, स्कीवनेस ये होता है कि एक तरफ पर ये जो पहाड़ है ना वो एक तरफ पर चला जाता है। ओके, ऐसे, या तो फिर ऐसे चला जाता है, एक तरफ पर चला, देखो ये इस तरफ आ गए, ये इस तरफ, दोनों साइड समान नहीं होती, उसको बोलते हैं स्कीवनेस। ओके, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो जीरो स्कीवनेस होता है, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्कीवनेस नहीं होती, बिकॉज इसके दोनों साइड जो है वो समान होती है। क्लियर। और क्वार्टाइल इक्वल डिस्टेंस होता है, एंड पैरामीटर्स होता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, मैंने बताया था आपको, जो जीरो होता है, फिर यहाँ पर +1 +2 +3। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन है इस तरीके का, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पर -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सॉरी, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर -2 स्टैंडर्ड डिवीजन, फिर -3 स्टैंडर्ड डिवीजन। और इन स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में जो गैप होता है ना वो भी समान रूप से होता है। ओके, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस होता है। क्लियर। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गई होगी, अब आंसर आपको पता भी चल गया होगा। ओके, बताइए, असिमेट्रिकल है, नहीं है, सिमेट्रिकल है। ओके, दोनों छोर समान है, असमान नहीं। ओके, असिमेट्रिकल कहाँ पर जाएगी, स्क्यूनेस के अंदर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, स्क्यूनेस के अंदर। घंटी नुमा है, बिल्कुल बेल से, सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, तो उससे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद रख लो। ओके, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन की बात की, स्टैंडर्ड डिवीजन भी शो होता है हमें। ओके, जैसे कि मैंने बताया ना आप लोगों को, 0 के बाद +1 स्टैंडर्ड डिवीजन, +2 स्टैंडर्ड डिवीजन, +3 स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, ये वाली बात है। ओके, फिर मीन मीडियन मोड एक ही सेंटर पर आता है, बीचों बीच, मीन मोड मीडियन। ओके, जो भी बोलो, तीनों के तीनों एक ही जगह पर पड़ते हैं। ओके, स्क्यूनेस के अंदर ऐसा नहीं होगा, स्क्यूनेस के अंदर तीनों की जगह अलग अलग हो जाती है। ओके, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। क्लियर। चलो जी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया भाई, पहला स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं होता है, ये गलत हो गया भाई, असिमेट्रिकल गलत हो गया, और ये वाला बेल शेप सही है, और ये वाला सही है, और ये वाला भी सही है। तो BDE फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो, ओके, उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, स्टेटमेंट दिए दो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि नाम मात्र स्तर, मतलब कि नॉमिनल क्या है, नाम मात्र नॉमिनल लेवल की बात हो रही है। ओके, ये भी मतलब कि जो नॉमिनल, ये सारे मैंने किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक के अंदर पढ़ा है। ओके, ये जो लेवल है, 4 टाइप्स के लेवल होते हैं, नॉमिनल। ओके, उसके बाद आता है ऑर्डिनल, किसको पता है, ऑर्डिनल के बाद इंटरवल। ओके, इंटरवल, और इंटरवल के बाद इन सब का भी बाप क्या है, रेशियो। यही बताया था, समझाया था। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये ले लेता है और खुद की भी ऐड कर देता है, इसीलिए वो महान बन जाता है। फिर इंटरवल क्या करता है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ले लेता है, खुद की भी ऐड कर देता है, तो फिर वो महान बन जाता है। और रेशियो बोलते हैं आप तीनों का मैं बाप हूँ, और आप तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में ले लूंगा, और मैं अपना भी एक क्या आर्बिट्रेरी 0 यहाँ पर ऐड कर लूंगा। ओके, इस तरीके से। क्लियर।
चलो जी, तो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल की बात हो रही है। तो नॉमिनल के अंदर क्या करते हैं हम, ओनली फॉर क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ओके, नाम के बेस पर वर्गीकरण कर देते हैं। ऑर्डिनल में क्या करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ऑर्डर में क्रम देंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है, क्रम देना। ओके, रैंक देना, तो रैंक भी यहाँ पर देंगे। इंटरवल में क्या होगा, वर्गीकरण भी करेंगे, क्रम भी देंगे, और साथ ही साथ उसका क्या है, उसका क्या है, एक अलग फीचर है कि इक्वल इक्वल क्या होगा, इक्वल यूनिट होंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा। ओके, वो भी हमें पता चलेगा। और रेशियो के अंदर क्या है, ये सबके सब इसके अंदर आ जाएगा। और उसका खुद का एक आर्बिट्रेरी जीरो, जिसको हम वास्तविक शून्य बोलते हैं, वो वास्तविक शून्य किस में आएगा, रेशियो के अंदर आ जाएगा। क्लियर, ये मैंने समझा दिया। चलिए, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नॉमिनल जो लेवल होता है ना, उसका प्रयोग हम हायर लेवल की जो स्टेटिस्टिक्स होती है उसमें हो सकता है, यदि उसे रूपांतरित किया कर दिया जाए। मतलब कि नॉमिनल डाटा जो मिला है, ओके, उसको अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम हाई लेवल वाले कौन से, इंटरवल और रेशियो है ना, तो उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम को आभासी चर कहते हैं। ओके, अगर हम कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं, ओके, तो उसके परिणाम को हम क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल। मतलब कि हमें आभास हो रहा है कि ये वेरिएबल है, वास्तव में वैसे वेरिएबल होते नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि नहीं ये वेरिएबल। ओके, जैसे कि विद्यालय का जो प्रकार होता है ना, वो कहीं पर भी मतलब कि इफेक्ट नहीं करता है ना, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि हाँ ये विद्यालय का प्रकार है ना, वो भी मतलब इफेक्ट करेगा। ओके, तो वो क्या हो गया, डमी वेरिएबल हो गए। तो ऐसे कई सारे डमी वेरिएबल होते हैं जो हमें मतलब कि हमें यही लगता है कि भाई ये इफेक्ट कर रहे हैं, वास्तव में उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं, वो कोई मतलब कि वो कोई उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है, फिर भी हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ये वेरिएबल ही हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। क्लियर, चलिए, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, दोनों के दोनों सही है। ओके, दोनों के दोनों क्या है, सही है। अगर हम नॉमिनल को कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो हम उसको हाई लेवल के अंदर हम डाल सकते हैं, बिकॉज हाई लेवल के अंदर जो इंटरवल और रेशियो जो है ना, उसके अंदर भी नॉमिनल आ जाता है ना, तो उसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दिया, नाम के साथ साथ उनको स्क्वायर भी दे दिया। ओके, और उन स्क्वायर देखो नाम और स्क्वायर दोनों दे दिए, तो फिर मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, है ना, तो मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आभासी चर होता है वो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है, ओके, उसको कन्वर्जन की प्रोसेस के दौरान हम जो रिजल्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर, चलिए, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। देखो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करते जाना है। ओके, ईमानदारी से लाइक करना है। ओके, डिसलाइक करने वाले तो डिसलाइक करेंगे ही, लेकिन लाइक करने वाले तो प्लीज लाइक करते जाना। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो सिर्फ लाइक कर देना है। ओके, चलिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये डिजाइन पढ़ाई थी तब एक बच्चे ने बोला कि मैम ये सारा कुछ तो पेपर 1 में नहीं आता है, मैसेज भी मुझे किया हुआ था उस बच्चे ने। मैंने उसे बोला था कि देखो ये रिसर्च डिजाइन है और रिसर्च के स्टेप के का ही हिस्सा है, इसीलिए इसको पढ़ लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और वैसे उस टाइम तो मैंने पेपर भी सॉल्व नहीं किया था जब मैंने ये पढ़ाया था। ओके, फिर भी मैंने पढ़ाया था और अभी मैंने क्वेश्चनों को देखा तब पता चला कि ये क्वेश्चन पूछे भी गए। ओके, देखिए, सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, वन शॉट केस स्टडी और कोरिलेशन डिजाइन। आप लोगों को अगर इसके बारे में जानना है ना, तो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वीडियो के अंदर मैंने ये सारे डिजाइन पढ़ाए हुए हैं। ओके, चलिए, इसका आंसर करिए, क्या कहते हैं बताओ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ओके, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, फिर आपको पढ़ाई थी क्वासी, है ना, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ओके, जहाँ पर आधा ही मतलब कि क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, और लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, है ना। प्री के अंदर हमने वन शॉट केस स्टडी की बात की थी, वन शॉट
केस स्टडी की बात की थी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसी को हम अभी देखते हैं। ओके, वन शॉट केस स्टडी में क्या होता था कि यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले उनको ट्रीटमेंट दे दी, मतलब कि एक्स मतलब कि हमने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल दे दिया। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने यहाँ पर दे दिया, ट्रीटमेंट दे दी और फिर जाके ऑब्जर्वेशन कर दिया। ओके, एक ही ग्रुप को लेते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, मतलब पोस्ट टेस्ट ले लिया, ये पोस्ट टेस्ट ले लिया। ओके, प्री टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेते, ओनली पोस्ट मतलब पोस्ट टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, एक ही ग्रुप को लेते हैं और उसको एक्सपेरिमेंटल मतलब कि उसको क्या है ट्रीटमेंट देते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूँ तो दूसरा कौन सा है, सोलोमन। सोलोमन जो है ना वो आपका क्या था, ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर आता था। सोलोमन जो है ना वो क्या है, सोलोमन वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल। इसके अंदर हमने बताया था 4 ग्रुप होते थे। ओके, उस 4 ग्रुप के अंदर पहले मान लो कि यहाँ पर हमने रेंडमाइज करते थे, कंट्रोल भी किया जाता था। ओके, तो हमने पहला ग्रुप लिया, दूसरा ग्रुप लिया, तीसरा लिया और चौथा लिया। पहले ग्रुप को मान लो कि पहले हमने क्या किया, उनको एक प्री टेस्ट दिया, फिर एक्सपेरिमेंटल मतलब ट्रीटमेंट दी और फिर जाके ऑब्जर्वेशन किया। ओके, उसके बाद दूसरे ग्रुप को हमने क्या किया, यहाँ पर ओनली मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया, ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट ही लिया। यहाँ पर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों लिया, यहाँ पर ओनली पोस्ट टेस्ट लिया। ओके, और यहाँ पर जो 2 ग्रुप थे उनमें से मतलब कि एक को कंट्रोल किया गया। ओके, तो मतलब कि उसको कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं दिया और ऑब्जर्वेशन किया। ओके, और यहाँ पर क्या किया गया भाई, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दी गई और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया गया। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 ग्रुपों को क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके उसको देखने की कोशिश की थी। ओके, तो यहाँ पर इसके बेस पर हम सोलोमन को समझते हैं। ओके, 4 ग्रुप बनाते हैं और उसकी हिसाब से हम उसको देखते हैं। उसके बाद आपका क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ओके, अब पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो भी आपका किस में आएगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में ही आएगा। ओके, ये पोस्ट टेस्ट वाला है ना। ओके, ओनली ये भी किस में आएगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में ही आएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हमने 2 ग्रुप लिया, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया, एक कंट्रोल ग्रुप लिया। ओके, अब एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, और यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप है उसको कुछ भी नहीं देंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, ये ऑब्जर्वेशन लास्ट में आता है ना, उसका मतलब होता है पोस्ट टेस्ट। ओके, जिनको बहुत ही मतलब कि डीपली देखना है तो मतलब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा ना, तो उन लोगों को क्लास देखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वो पूरी क्लास में यहाँ पर समझाने जाओगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप 2 ग्रुप लिए, एक को दिया ट्रीटमेंट, दूसरे और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया, दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया और ऑब्जर्वेशन दिया, ऑब्जर्वेशन किया। क्लियर। तो ये हो गया ओनली पोस्ट टेस्ट क्या है भाई, रिसर्च डिजाइन। ओके, उसके बाद क्या बचा आपका, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो है ना, वो कोरिलेशन भी किस में आएगा बताओ, कोरिलेशन किस में आएगा बताओ। कोरिलेशन जो है ना वो भी आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल में ही आएगा, कोरिलेशन वाला। ओके, यहाँ पर कोरिलेशन देखा जाता है, रिलेशनशिप देखी जाती है कि एक वेरिएबल है वो दूसरे पर कितना इफेक्ट करा है। ओके, तो उसको चेंज कर करके हम देखते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया और फिर देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हुआ। ओके, इस तरीके से उसको चेंज करके देखते हैं। क्लियर। चलें, अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, देखो यह क्रॉस सेक्शनल अभिकल्प है। क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल देखो यहाँ पर एक ग्रुप को लिया, इसको चेक किया, इसको चेक किया। ओके, इनको क्या करते हैं हम क्रॉस में चेक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर सॉरी सोलोमन जो है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर नहीं होगा क्रॉस सेक्शनल। ओके, सॉरी, इसमें नियंत्रण और प्रायोगिक समूह का एक अतिरिक्त समुच्चय होता है। ओके, यहाँ पर हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का एक क्या होता है, उसके अतिरिक्त भी क्या होता है, समुच्चय होता है। क्लियर, ग्रुप होते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर
क्या है, पूर्व परीक्षित समूह को पूर्णतः छोड़ दिया जाता है, मतलब कि प्री टेस्ट को छोड़ ही दिया जाता है। अब कहाँ पर प्री टेस्ट आपने लिया ही नहीं, बिल्कुल भी छोड़ दिया है। ओके, प्री टेस्ट को। ओके, उसके बाद देखो कि परिवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए एक समय में एक समूह का प्रेक्षण करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही ग्रुप का प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन करते हैं। कहाँ पर, एक ही टाइम पे एक ही ग्रुप को देखते हैं। तो वन शॉर्ट केस है ना, यहाँ पर वन शॉर्ट केस स्टडी है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर देखो, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका। सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर पहले में जाएगा आपका, इसमें नियंत्रण और प्रायोगिक जो ग्रुप है उसका अतिरिक्त समुच्चय होता है, 4 ग्रुप होते थे। ओके, तो ये वाला गया आपके इसके अंदर। सेकंड वाला पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, उसके अंदर क्या आएगा कि हम यहाँ पर पूर्व, मतलब कि यहाँ पर देखो ओनली पोस्ट टेस्ट ही लिया जाता है ना, तो यहाँ पर हमने प्री टेस्ट को छोड़ दिया। ओके, उसके बाद देखो सी में जाएगा आपका फोर्थ वाला, मतलब कि एक ही ग्रुप है, बिल्कुल है ना, एक ही समूह है, एक ही समूह का हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बिल्कुल। और फिर कोरिलेशन डिजाइन में क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल होगा। क्रॉस में हम उसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल का मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं ना, तो देखो मुझे चाहिए कि मैं ये चाहती हूँ कि भाई 9 वर्ष के बच्चे जो हैं उनका डेवलपमेंट कितना होता है। ओके, उनकी हाइट जो है, हाइट कितनी डेवलप करती है। ओके, और मुझे ये भी देखना है कि 15 साल के बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट कितनी, मतलब कि कितनी बढ़ती है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं 9 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चों को साथ में लूंगी और फिर चेक करूंगी क्रॉस सेक्शनल, सॉरी क्रॉस सेक्शनल के रूप में मैं यहाँ पर चेक करूंगी। मैंने 9 साल के बच्चे को भी लिया, 15 साल के बच्चों को भी लिया, उनकी हाइट को चेक कर लिया और फिर बता दिया कि 9 साल के बच्चे की हाइट इतनी होती है, 15 साल के बच्चे की हाइट इतनी होती है। क्रॉस में उसको क्या किया, चेक किया। ओके, तो उसको यहाँ पर हमने देखा कि भाई हाँ 9 साल के बच्चे की हाइट इतनी रहती है। ओके, तो यहाँ पर कोरिलेशन देखा जाता है ना क्रॉस सेक्शनल के अंदर, तो ये होता है कोरिलेशन डिजाइन। क्लियर, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, और आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक दिया करना, ताकि आपके फीडबैक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना स्नोबॉल की तरह। ओके, और चलिए सबको बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्ण।